दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स में होने वाला आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में एफकैट के नाम से भी जानते हैं। तो एफकैट फर्स्ट 2021 का जो आपका एफकैट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है कि इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर आ गया है। और साथ साथ में एफकैट फर्स्ट 2021 यानी 2021 का क्या है कि रजिस्ट्रेशन भी आपका आज से यानी कि 1 दिसंबर 2020 से क्या है कि स्टार्ट हो गया है। तो आज का वीडियो आपका होने वाला है इंडियन एयरफोर्स एफकैट फर्स्ट 2021 के बारे में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में बढ़ूँ आगे और बताऊं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि ब्रांचेस कौन कौन से होने वाली हैं, किस ब्रांचेस में क्या क्या डिसिप्लिन होने वाले हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके अलावा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का आइडिया दे दूंगा, एग्जैक्ट एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आपका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एफकैट फर्स्ट 2021 का, वो आपका दिखता कैसे है। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, लेकिन वो काफी छोटा है। ये आपका फाइनल नोटिफिकेशन है, जिसमें बड़ा बड़ा ऊपर नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना, उसी के नीचे इंडियन एयरफोर्स लिखा है, बगल में क्या है कि लोगो बना है। और ये जो आपका फाइनल नोटिफिकेशन है ये अपने आप में काफी बड़ा है और सारी चीजों को क्या है कि इसमें ढंग से समझा के क्या है कि रखा हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या डिटेल्स हैं उनको क्या है कि बोल्ड क्या है कि यानी कि बड़ा बड़ा आपका काले रंग से क्या है कि दर्शा रखा है। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल इंडियन एयरफोर्स में होने वाला एफकैट 01 2021 के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जान के कि जो आपका एफकैट का एग्जाम होने वाला है आपका अगले साल यानी 2021 में एफकैट फर्स्ट, उसमें क्या है कि किस तरह की एंट्री होती है, कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर ब्रांच और के लिए क्या है कि कितनी होने वाली है। तो दो तरह की क्या है कि एफकैट में एंट्री होती है। पहला तो जिस एंट्री का नाम है उसका नाम है एफकैट एंट्री, और दूसरी आपकी होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। नहीं, दो तरह की एंट्री है, एफकैट एंट्री और एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो सबसे पहले चलिए बात करेंगे एफकैट एंट्री की। तो एफकैट एंट्री की अगर हम बात करें तो एफकैट एंट्री के अंदर भी आपकी क्या है 3 ब्रांच है। पहली आपकी है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी आपकी होगी आपकी ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी में होगी टेक्निकल, और तीसरी आपकी ब्रांच है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। यानी एफकैट एंट्री में 3 ब्रांच है, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो सबसे पहले बात करेंगे एफकैट एंट्री में जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो एफकैट की जो फ्लाइंग ब्रांच है इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ होती है आपकी एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में फ्लाइंग ब्रांच जो है वो सिर्फ होने वाली है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन, और मैन और वीमेन क्या है कि दोनों के लिए ये क्या है कि होने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली है 69 यानी कि 69 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है फ्लाइंग ब्रांच में एफकैट की। और जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है एफकैट की ये मैन और वीमेन दोनों के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ एसएससी होता है, इसमें परमानेंट कमीशन नहीं है, इसमें सिर्फ एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। दूसरी जो ब्रांच है एफकैट की वो आपकी है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की ये आपकी ब्रांच है और इसमें जो आपकी पोस्ट होती है इसमें 2 तरह की आप कह सकते हैं पोस्ट है। पहली तो है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी आपकी है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। यानी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 2 आपके कह सकते हैं डिसिप्लिन है, एक है एरोनॉटिकल इंजीनियर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। और अगर मैं बात करूं इसमें परमानेंट कमीशन की, तो इसमें परमानेंट कमीशन सिर्फ मेन के लिए होने वाला है और विमेन के लिए क्या है कि आपका सिर्फ क्या है कि एसएससी होने वाला है। यानी मेन के लिए परमानेंट कमीशन और एसएससी दोनों है और विमेन के लिए सिर्फ क्या है कि आपका सिर्फ एसएससी क्या है कि होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की इस पोस्ट के लिए, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं बात करूं आपका एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो परमानेंट कमीशन में आपकी पोस्ट है 27 और एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या है कि आपकी 40 पोस्ट होने वाली है। वहीं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल के लिए परमानेंट कमीशन में पोस्ट है 12 और एसएससी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं 17। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल के अंदर भी इसमें काफी सारा क्या गया डिवीजन किया गया। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर भी क्या है कि आपकी 3 डिसिप्लिन है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन,
दूसरा है आपका लॉजिस्टिक्स और तीसरा है आपका अकाउंट्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स और अकाउंट्स आपका आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर। और अगर मैं बात करूं आपकी ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल है ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेन के लिए। और इसमें परमानेंट कमीशन और एसएससी क्या है कि दोनों ही होने वाला है, परमानेंट कमीशन एसएससी दोनों होने वाला है आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, लेकिन ये सिर्फ मेन के लिए क्या है कि होने वाला है। और अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो एडमिन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में परमानेंट कमीशन की हैं 12, एसएससी की होंगी 19। अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में परमानेंट कमीशन की हैं 6 और एसएससी की होंगी आपकी 10। और तीसरा और लास्ट आपका है लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स में परमानेंट कमीशन की होंगी 9 और एसएससी की क्या है कि आपकी 14 वैकेंसी होने वाली हैं। और जो लास्ट, अब ये एफकेट एंट्री हमने पूरा आपको बता दिया, एफकेट एंट्री के अंदर 3 ब्रांचें हैं और उनका क्या क्या सब डिवीजन है, कितनी वैकेंसी है, मैंने आपको सारी बता दी। अब बात करेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री की। तो एनसीसी जो स्पेशल एंट्री इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, वो है आपका फ्लाइंग। और अगर मैं बात करूं इसमें कमीशन की तो परमानेंट कमीशन होगा मेन के लिए, वहीं विमेन के लिए आपका क्या है कि एसएससी होने वाला है। नहीं, मेन के लिए इसमें परमानेंट कमीशन और एसएससी दोनों है, और विमेन के लिए सिर्फ इसमें एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है कि होने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो एनसीसी स्पेशल एंट्री जो फ्लाइंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि आपकी मेंशन क्या है कि आपकी नहीं की गई है, लेकिन इसमें आइडिया दिया गया कि 10% जो सीट होती हैं सीडीएससी वैकेंसीज की वो क्या है कि परमानेंट कमीशन के लिए होने वाली है। एनसीसी का जो आपकी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं दी गई है, लेकिन इसमें परसेंटेज दिया गया है, यानी कि 10% जो टोटल सीट्स होती हैं सीडीएससी की वो क्या होंगी, क्या रिजर्व होंगी आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग के लिए। और इसी के साथ साथ 10% जो वैकेंसीज हैं आपकी एफकेट की वो क्या है कि रिजर्व होंगी एसएससी के लिए, यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए जो आपकी 10% सीट होंगी वो सीडीएससी से होंगी, और एसएससी के लिए जो 10% सीट होंगी वो आपकी क्या है कि एफकेट वैकेंसी से क्या है कि होने वाली है एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो ये तो बात हो गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो काफी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि इसमें होने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लाइंग ब्रांच की। तो फ्लाइंग ब्रांच की अगर हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट्स ने क्या है कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आपने 12वीं पास करो। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कैंडिडेट्स ने क्या है कि 12वीं पास कर रखा हो, और उसमें भी क्या है कि मैथ्स और फिजिक्स आपके पास 12वीं में सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी आपने 12वीं पास कर रखा और मैथ्स और फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें क्या है कि आपके पास मैथ्स और फिजिक्स दोनों में क्या है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए सबसे पहले जरूरी है 12वीं पास आप हो मैथ्स और फिजिक्स का, और मैथ्स और फिजिक्स दोनों में क्या है कि 50% मार्क्स हो। तो ये तो बात हो गई 12वीं लेवल की। इसके अलावा और क्या चाहिए, और चाहिए कि आपके पास क्या है कि ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन में क्या है कि मिनिमम 3 साल की आपके पास डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो पहला तो ऑप्शन ये है 12वीं के बाद आपके पास ये हो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हो जो 4 साल वाली है किसी भी डिसिप्लिन में आपका, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन या बीटेक या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो आपने क्या है कि सेक्शन ए और बी क्या है कि आपने क्लियर कर रखा हो, सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर रखा हो, वो भी किसका, वो भी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यानी 12वीं के बाद 3 ऑप्शन क्या है कि आपको दिए। पहला तो इंपॉर्टेंट है कि 12वीं आपने पास कर रखी हो और उसमें भी मैथ्स और फिजिक्स आपके पास हो, मैथ्स में 50% और फिजिक्स में भी 50%। इसके अलावा ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने क्या है कि सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो, वो भी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो फ्लाइंग ब्रांच तो हो गई खत्म। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में जिस पोस्ट की हम पहले बात करेंगे वो है एरोनॉटिकल इंजीनियर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपके पास 12वीं हो, और 12वीं में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स हो मिनिमम 50% मार्क्स के, यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 50% आपके मार्क्स हो 12वीं में। और उसी के साथ साथ आपके पास क्या है कि 4 साल वाली डिग्री ग्रेजुएशन हो, या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हो, या फिर आपने सेक्शन ए या बी एग्जामिनेशन जो आपका होता है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन, वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का क्या है कि आपने सब पास कर रखा हो मिनिमम 60% मार्क्स या उसके बराबर, यानी इक्विवेलेंट। यानी कि इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, यानी कि 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इसके अलावा
4 साल वाला ग्रेजुएशन हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन, वो भी किसका, वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। और जो भी आपकी ये हायर क्वालिफिकेशन है जो उसमें क्या है कि मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स हो। तो ये तो बात हो गई, मैंने आपको जनरल सा आइडिया दिया। और इसमें भी क्या है कि इनमें भी जो आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री है, जो भी आपने एग्जाम क्लियर किए वो किस में क्लियर किया उसके लिए क्या है कि इसमें एक बहुत बड़ी क्या है कि डिसिप्लिन की क्या है कि लिस्ट दी गई। इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास क्या है कि हायर एजुकेशन होनी चाहिए। जो डिसिप्लिन आपके दिए गए हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको फटाफट बताने की कि कौन कौन से डिसिप्लिन आपके दिए गए हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, तीसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, चौथा है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, पांचवा है आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके अलावा अगला है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगला है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। तो ये तो अभी कुछ ही हुए, इसके अलावा और ढेर सारे और जो है वो आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग माइक्रोवेव या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग या फिर इंफोटेक इंजीनियरिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी। तो इतने सारे क्या है कि आपके डिसिप्लिन क्या है कि होने वाले हैं। तो बेहतर ही होगा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक बार चेक कर लें कि कितने सारे डिसिप्लिन होने वाले हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की। तो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैथ्स और फिजिक्स हो आपके पास 12वीं में मिनिमम 50% मार्क्स यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 50% मार्क्स हो 12वीं लेवल पे। उसके अलावा आपके पास 4 साल वाली डिग्री ग्रेजुएशन हो या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने क्या है कि आपका क्या है कि क्लियर कर रखा हो ए और बी एग्जामिनेशन, वो भी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स यानी हायर क्वालिफिकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, वो भी इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे डिसिप्लिन आपके क्या दिए गए। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ कि कौन कौन से डिसिप्लिन है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार फिर देख सकते हैं। तो डिसिप्लिन है आपके एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर आपका है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इसके अलावा एरोस्पेस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर ऑटो मोटिव इंजीनियरिंग या फिर रोबोटिक्स या फिर नैनो टेक्नोलॉजी या फिर रबर टेक्नोलॉजी एंड रबर इंजीनियरिंग, यानी काफ़ी सारे डिसिप्लिन आपके हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अगर आपको अप्लाई करना है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की, तो आप एक बार डिसिप्लिन क्या है दोबारा चेक कर लें। हो सकता है मैंने एक आधा डिसिप्लिन क्या है कि मिस कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे डिसिप्लिन आपके क्या हैं। अब बढ़ते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की तरफ। तो ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल है आपका, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि 3 डिसिप्लिन है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन है पहला, दूसरा लॉजिस्टिक्स है और तीसरा आपका क्या है कि अकाउंट्स ब्रांच है। तो पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि दोनों के लिए क्या है कि एक ही क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो आपने क्या है कि 12वीं पास कर रखी हो सबसे पहले, और 12वीं पास के साथ साथ क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो आपका एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, वो भी सब क्या है कि हायर एजुकेशन में क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग है कि 10+2 यानी 12वीं लेवल पे इसमें क्या है कि मैथ्स और फिजिक्स ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने 12वीं पास कर रखी है, उसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री हो मिनिमम 3 साल वाली, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने क्या कि ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये बात हो गई एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स की। लास्ट आपका बचा अकाउंट्स ब्रांच। तो अकाउंट्स जो ब्रांच बची आपकी, उसमें क्या है कि आपके पास सिंपली क्या है कि 10+2 यानी 12वीं आपने पास कर रखी हो, और इसके अलावा क्या है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो क्या है कि मिनिमम 60% मार्क्स कहते हैं, 10+2 यानी 10+2 यानी 12वीं आप पास हो और ग्रेजुएशन हो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, इनमें से किसी भी एक आपका क्या है कि स्ट्रीम्स में। तो स्ट्रीम क्या क्या है, तो स्ट्रीम या तो आपके पास बीकॉम डिग्री हो
या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो और बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास स्पेशलाइजेशन हो आपके पास फाइनेंस में, या फिर आपके पास हो बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस, या फिर आपके पास हो बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज और उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस, या फिर आप क्वालिफाइड सीए हो या फिर सीएमए हो या फिर सीएस हो या फिर सीएफ हो, या फिर आपने बीएससी कर रखी है और उसमें स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस। तो किसी भी इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में आपके पास क्या है कि बैचलर ग्रेजुएशन हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई सारी खत्म, काफ़ी समय ले लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा मैं ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इन जो कोर्सेज हैं या जो मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई, सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने 10+2 पास करने के बाद ही कर रखी हो, यानी कि जो आपको पैटर्न फॉलो करना है वो आपने 12वीं पास कर रखी हो, उसके बाद ही आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लियो। ऐसा ना हो कि आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिना 12वीं पास करे ही ले लिया। नहीं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप 12वीं पास करें बिना भी क्या है कि और तरीकों से क्या है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो अगर मैं एज लिमिट की सबसे पहले बात करूं तो बात करूंगा फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप अप्लाई करें चाहे एफकेट से चाहे एनसीसी स्पेशल एंट्री से, एज लिमिट सेम ही है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज आपकी 20 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 को, 21 नहीं 22 को। 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र 20 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। इसके अलावा क्या है कि जो आपके अपर एज लिमिट है उसमें क्या है कि उन कैंडिडेट्स को क्या है कि रिलैक्सेशन दिया गया है जिनके पास क्या है कि वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। अगर आपके पास वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि आपको DGCA ने इशू करा है, तो आपके लिए एज लिमिट आपकी क्या है कि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 26 साल क्या है कि हो जाएगी। आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपके पास वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। उसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है तो आपके लिए एज लिमिट क्या है कि 20 से लेकर 24 साल के बीच में होने वाली है 1 जनवरी 2022 को, 2021 नहीं 2022 को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी की, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, एज लिमिट आपके लिए होने वाली है 20 से लेकर 26 साल के बीच में 1 जनवरी 2022 को। बहुत ही सिंपल है, 20 से लेकर 26 साल के बीच है 1 जनवरी 2022 को ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट जो भी 25 साल से कम है वो क्या है कि अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप 25 साल से ऊपर हैं तो क्या है कि मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स 25 साल से कम है वो क्या है कि आपके अनमैरिड ही होने चाहिए। इसके अलावा जो विडोज हैं, आपकी विडोवर्स हैं और डाइवोर्सीज हैं 25 साल से कम, वो भी आपकी क्या है कि एलिजिबल आपकी नहीं होने वाली है। अब बढ़ते हैं वीडियो में क्विकली आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला तो स्टेप है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा अगले साल 20 फरवरी 2021, उस दिन शनिवार है, या फिर 21 फरवरी 2021 जिस दिन क्या है कि आपका संडे, यानी 20 फरवरी होगा या फिर 21 फरवरी को अगले साल होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स आपके क्या है कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या है कि एफकेट का जो एग्जाम है उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट यानी EKT जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, दोनों के लिए क्या है कि अपेयर होना है अगर आप अप्लाई करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एफकेट के एग्जाम के साथ साथ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट जिसको शॉर्ट में EKT भी बोलते हैं, उसके लिए दोनों के लिए क्या है कि आपको अपेयर होना होगा। तो एफकेट का जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो होगा जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ साथ में रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सब्जेक्ट्स आपके एफकेट के एग्जाम में होंगे। समय होगा 2 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे कि आपके 100 होने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स क्या है कि आपके 300 होने वाले हैं। बाकी जो EKT आपका होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि आपके टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हैं, EKT सिर्फ उनके लिए होने वाला है जो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हैं। उनके लिए जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो होगा मैकेनिकल, साथ साथ में कंप्यूटर साइंस और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 होंगे इसमें सब्जेक्ट, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 50 और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके क्या है कि इसमें 150 होने वाले हैं। इसके अलावा हर एक सही जवाब का आपका 3 मार्क है, गलत आंसर देने पे 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा और अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो मार्क्स ऑफ कोर्स नहीं कटने वाले। तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग है -1 और पॉजिटिव या सही जो अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो उसमें क्या है कि आपको 3 मार्क आपका मिलने वाला है। तो इसके अलावा आप कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 15 पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसमें आपको क्या है कि सिलेबस भी आपका दिया गया है। और जब आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपका क्या है कि फिजिकल फिटनेस, टैटो, मेडिकल टेस्ट वगैरह सारा आपका क्या है कि होने वाला है। फिजिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो आप क्या है कि आपका जो एम होना चाहिए अचीव करने का वो आपका कम से कम क्या है कि आप 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील आप 10 मिनट में भाग पाएँ। इसके अलावा 10 पुशअप्स और 3 चिनअप्स एटलीस्ट आप क्या है कि कर पाएँ। इसके अलावा टैटो का क्या रूल है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। नारकोटिक्स यानी कि भैया किसी भी तरह का ड्रग वगैरह क्या है कि वो तो कम्प्लीटली आपका क्या है कि बैन
ऑनलाइन है। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू आपका 2 स्टेज का होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 का। इसके अलावा अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी कि CPSSC टेस्ट भी क्या है कि आपका क्या है कि होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपके क्या होने वाले हैं, तो उसको क्या है कि आप अपेंडिक्स ए करके क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए, तो वहां से आप एग्जैक्ट जान पाएंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है कि आपका एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अपेंडिक्स ए आपको याद रखना है, वहां से आप क्या है कि पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एफकेट एंट्री के लिए आपकी फीस होने वाली है 250 रुपये। उसके अलावा एनसीसी जो स्पेशल एंट्री है उसके लिए क्या है कि आपकी किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाली है, यानी एफकेट एंट्री के लिए फीस है 250 रुपये और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन फीस क्या है कि नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन आपकी आज से स्टार्ट हो गई यानी कि 1 दिसंबर 2020 से, और घबराने की बात नहीं होगी, एप्लीकेशन आपकी क्या है कि 30 सितंबर 2020 तक चलने वाली है, यानी कि आप 1 दिसंबर आज से लेके आपका 30 दिसंबर 2020 तक क्या है कि अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एफकेट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब पहला जो आपका 2021 का है ये, इसके लिए आप अपने आप को कर सकते हैं क्या है कि रजिस्टर ऑनलाइन। तो अब आपके मन में क्या है कि काफ़ी सारे सवाल होंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर मैं सारी डिटेल आपको बताऊँगा तो क्या है कि वीडियो कम से कम क्या है कि 1 घंटे का कम से कम मुझे लगता है बन जाएगा। तो 1 घंटे का वीडियो तो मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो तो क्या है कि बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने आज के वीडियो में कोशिश करी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सभी बताने की कोशिश करी। इसके अलावा मेरी आप लोगों को हाईली मैं रेकमेंड करूंगा आपको, यानी कि मैं आपको स्ट्रांगली सलाह देना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको क्या है कि ऑफिशियल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक दिया है, फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको मैंने दिया है, उसको आप ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड आपके क्या होने वाले, नारकोटिक्स, इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है ऑनलाइन एग्जाम के बाद एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ है, सिलेक्शन जो इंटरव्यू वगैरह होने हैं आपके उसके सेंटर कहाँ है, वो सारी चीज़ें क्या है कि आप डिटेल में वहाँ से समझ पाएंगे। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि जो फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें 51 यानी कि 51 पेजेस हैं। तो क्या है कि अगर आप उसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको आपका जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है ऑनलाइन फॉर्म, उसके भी सारे इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है। तो सारे इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ आप एलिजिबल हैं और आप करना चाहते हैं अप्लाई, तो उसी के नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी के नीचे मैंने आपको क्या है कि अप्लाई का लिंक भी दिया। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप अपने आप को कर पाएंगे रजिस्टर एफकेट 01 2021 के लिए। दोस्तों चलिए आज का वीडियो करते हैं खत्म। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो जी से लाइक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा फेसबुक और पूरा पे मेरा जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं, दोनों पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह है कि नौकरी के अलावा मैं ढेर सारी नौकरी की जानकारी क्या है कि उन 2 पेजेस पे करता रहता हूँ पोस्ट। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।